वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि अभी हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं और ये आज पार्ट 4 मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसका क्या एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, क्यों हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, ताकि नंबर ऑफ़ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड। और इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, सेटिस्फाई करता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को है ना बैलेंस करना काफ़ी नेसेसरी होता है। ठीक है ना। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसा कि आपसे कहा था, ठीक है ना, कि एक बार जहाँ तक आपने अगर बेसिक है ना इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसके थ्रू एक एक लेक्चर, जो 8 लेक्चर है, वो 8 लेक्चर को आप एक बार देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से उसको याद करें, क्योंकि उसी का बुनियाद पे जो है पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका टिका हुआ है 10th का। ठीक है ना। तो आइए है ना इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आगे की बातें सीखते हैं। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये आपका है ना वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसको आपको पहले सिंबल इक्वेशन में लिखना था, फार्मूला और सिंबल की मदद से। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करें दोस्तों इसका, तो लिखेंगे जिंक है ना रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप डाइल्यूट है ना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिप्रेजेंट होता है, टू गिव क्या दे रहा है दोस्तों, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ZnSO4 से रिप्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका था जिंक सल्फेट। तो जिंक जैसा कि आपको पता है कि ये डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल होता है, जबकि सल्फेट जो होता है डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होता है। इस वजह से ये कट जाएगा और ये आपस में जुड़कर ZnSO4 बना देगा, ZnSO4। और प्लस क्या बन रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिक की मदद से कोई भी केमिकल का फॉर्मूला आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं बजाय रटने के। ठीक है ना। तो आप लोग को भी मैं यही बोलूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में ना रटे। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं है ना, इक्वेशन होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, तो वहीं पे आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इस तरह से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करूं और एक साइड में प्रोडक्ट साइड की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है। रिएक्टेंट में कौन कौन एलिमेंट आया है, तो यहाँ पे जिंक है, पहला नंबर में जिंक है। दूसरा नंबर में फिर एलिमेंट कौन आया है, हाइड्रोजन आया है। तीसरा नंबर पे कौन सा एलिमेंट आया है, सल्फ़र आया है। और चौथा एलिमेंट आपका कौन सा आया है, ऑक्सीजन आया है। तो आप उसका बस सिंबल लिखेंगे, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है मैंने उसका सिंबल लिखा। ठीक यही सारे एलिमेंट जो होंगे वो राइट साइड भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन में क्या होता है सर, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर होता है। मतलब यही एलिमेंट रहेंगे, बस इनके पार्टनर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिंक है, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। यही 4 एलिमेंट इधर भी प्रेजेंट है दोस्तों। अब आइए बैलेंस्ड कर देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है ना। अक्सर लोगों को देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को जब वो सॉल्व करते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है ना। कि कभी भी अगर किसी तरह का आपका केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड करने के लिए आए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए आए, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, क्या देखना है आपको, कि दिए हुए केमिकल इक्वेशन में क्या कहीं पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या कहीं पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कीजिए और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए।
अन्यथा पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे रिएक्शन में और फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद बाकी के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं आप बारी बारी से उनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि सर व्हेनेवर देयर इज़ अ केमिकल है ना इक्वेशन इज़ गिवन, वी शुड ऑलवेज बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट और ऑक्सीजन, है ना। देन आफ्टर जो भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट रहेंगे आप उसको बैलेंस करेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है तो आपने 2 लिखा, इस साइड भी हाइड्रोजन का देखिए तो 2 एटम है आपने 2 लिखा। ऑक्सीजन का इस साइड देखिए 4 एटम है तो आपने 4 लिखा। यहाँ भी ऑक्सीजन का देखिए तो 4 एटम है आपने 4 लिखा। ठीक है, सल्फर को देखिए ध्यान से, अगर सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब एक ही एटम है सल्फर का, यहाँ पर भी एक ही एटम है सल्फर का, जबकि जिंक यहाँ देखिए एक ही एटम है जिंक का और यहाँ भी। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि LHs के साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही RHs के साइड है। ठीक है ना, तो जिंक इधर भी एक है तो इसका भी जिंक का इधर भी एक एटम है, हाइड्रोजन का इधर 2 एटम है तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का इधर 1 एटम है तो सल्फर का इधर भी 1 एटम है प्रोडक्ट साइड, और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 4 एटम है तो प्रोडक्ट साइड 4 एटम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है, तो कहीं भी हमको बैलेंस करने की ज़रूरत ना हुआ। ठीक है ना। अब दूसरा आप रिएक्शन लिखेंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों कि मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid to form magnesium chloride and हाइड्रोजन अब ये क्या आपका एक रिएक्शन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसको सिंबल और फार्मूला के मदद से आप एक रिएक्शन को लिखिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम का हम सिंबल जानते हैं कि Mg होता है, रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब प्लस करेंगे किसके साथ, तो आप बोलेंगे सर इस बार तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिप्रेजेंट होता है, क्या दे रहा है दोस्तों, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड आया तो देखिए कैसे लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड को। तो मैग्नीशियम का हम सिंबल पढ़ चुके हैं कि Mg होता है, जबकि क्लोराइड को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रेडिकल है क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, बेसिक लेक्चर में आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2a2, तो आपको देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे, +2। जबकि क्लोराइड आपको बताया गया था कि मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को छोड़ दीजिए, बस नंबर को गुणा कीजिए। जैसे ही अगर आप नंबर को गुणा करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा MgCl2, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे MgCl2। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो मैं फिर से प्रीफर करूँगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ, है ना, केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th 9th एज वेल एज 8। ये तीनों के लिए बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, अगर किसी लड़के को फार्मूला याद नहीं है लेकिन अगर बेसिक अच्छे से अगर हमसे पढ़ा है ना तो वो आराम से फार्मूला बना लेगा, 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। MgCl2 हो गया एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कभी H नहीं लिखाता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 लिखाता है। ये मैं अभी नोट करके लिखवाऊँगा कि कौन से एटम को सर H2 लिखेंगे, किसको H लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। तो ये नंबर ऑफ़ एटम्स अभी याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऑलवेज रिटन होता है H2, क्यों, क्योंकि ये डायटोमिक गैस है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सर मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब रिएक्शन के बाद आपको चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आइए फिर से देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं।
सबसे पहले एक तरफ आप रिएक्टेंट लिखेंगे रफ साइड में और एक तरफ आप प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आइए रिएक्टेंट के साइड देखिए कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है। आपने देखा पहले मैग्नीशियम है सर, दूसरा देखिए हाइड्रोजन है और तीसरा देखिए क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का इधर एक एटम, हाइड्रोजन का भी एक एटम, क्लोरीन का भी एक एटम। ठीक इधर भी वही काम कीजिए, मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन भी है और उसके बाद क्लोरीन भी है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट कीजिए। तो मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, क्लोरीन का यहाँ 2 एटम। तो अब आप क्या देख रहे हैं सर कि एज द नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms to the reactant side is not equal to the total number of atoms to the product side. It means this is a unbalanced chemical equation. ये एक unbalanced chemical equation है। अब ये जो दोस्तों मेरा unbalanced chemical equation है, इसको बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आइए अब इसको बैलेंस्ड कर देखते हैं क्या होगा। अगर ध्यान से देखिएगा, पहले आपको क्या बताया गया सर कि कभी भी कोई भी रिएक्शन आपका है ना, तो पहले एक नज़र सनसनी निगाहों से देखिए क्या कहीं हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं, तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। पहले टॉप प्रायोरिटी आपको 2 ही एलिमेंट को देना है, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन। उसके बाद आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ तो इधर देखिए दोस्तों, राइट साइड 2 एटम है, तो आप 2 को 1 नहीं बना सकते लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर राइट साइड हाइड्रोजन का 2 एटम है, अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर दें आगे, तो हाइड्रोजन 1 ना होकर अब कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। लेकिन देखिए जैसे ही आपने 2 हाइड्रोजन किया तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला के आगे या सिंबल के आगे अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है बारी बारी। तो 2 हाइड्रोजन का एटम तो 2 क्लोरीन का एटम। तो देखिए अब इधर 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अभी बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम इधर एक एटम है, तो इधर भी मैग्नीशियम एक एटम है। तो इसका मतलब ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिख दिया, ठीक है ना, कि Mg प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ या 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए दोस्तों, अभी आपने देखा कि ऊपर वाला रिएक्शन क्या था आपका। आपने कहा सर दिस इज़ ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपने ये कहा कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, ये अनबैलेंस्ड था, नाउ इट बिकम्स बैलेंस्ड, है ना, केमिकल इक्वेशन। तो दोनों का दोनों बैलेंस्ड हो गया दोस्तों, नहीं? अच्छा ठीक है। देखिए आपको बोला जा रहा था, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो है हम लोग क्यों बैलेंस्ड करते हैं, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। अब देखिए क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है या नहीं होता है। तो आप इधर देखिए टोटल मास आप रिएक्टेंट साइड का निकाल कर देखेंगे तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम, इधर आप एटॉमिक मास लिख रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो दोस्तों 24 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 एटम है ना, तो 2 से गुना कीजिए तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आया। जबकि अगर क्लोरीन का देखेंगे तो एक क्लोरीन का एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन इधर में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 71 आ जाएगा। अब आप टोटल जोड़ कर देख लीजिए, सबको जोड़ के देखिए, ठीक है। क्या करके देखेंगे दोस्तों, जोड़ के देखेंगे तो 24 + 2 + 71, तो यह आता है 26 + 71। फाइनली देखिए 6 और 1 7, 7 2 9, ठीक है। तो ये 97 है ना, यू कर दीजिए, एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। तो आप देखें क्या चीज़ कि रिएक्टेंट साइड टोटल हमारा एटॉमिक मास आया 97U। अगर ये 97U राइट साइड आता है इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर नहीं आता है इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चेक कीजिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको मालूम है कि 24 होता है,
क्लोरीन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है इसलिए 2 से गुना करेंगे तो फिर से 71। और हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ 2 एटम है तो यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2। अब इधर भी अगर आप देख रहे हैं तो वही डिजिट आ रहा है जो इधर आया था, तो 24 और 2 जोड़े दोस्तों 26 प्लस 71, इधर आप देखिए 6 एक 7 97U। तो आपने क्या देखा कि सर टोटल मास रिएक्टेंट साइड इक्वल हो गया टोटल मास टू द प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, वैलिड करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। अगर आप उधर के ऊपर की बात करेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन में, तो देखिए दोस्तों, है ना, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक एक बात आप समझेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चलूँगा दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि मैं कोई भी चीज़ ही नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है ना। और आप अपने स्कूल के बच्चे से अपना नॉलेज, है ना, मिला कर देख लीजिएगा तो आपकी नॉलेज फार बेटर देन होगी अदर स्टूडेंट से। यहाँ देखिए, जिंक जो होता है ये लगभग होता है 63.3, है ना। जिंक के एक एटम का एटॉमिक मास 63.3 होता है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का भी पढ़े थे कि एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 एटम है तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ही होगा। सल्फर का आप जानते हैं कि एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 32। अच्छा सर, ऑक्सीजन का एक एटम का, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, लेकिन एटॉमिक मास इसका कितना होता है फ्रेंड, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना एटम है ऑक्सीजन का, आपने कहा 4 एटम है, तो आप 16 × 4 कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 63.3 + 2 + 32 + 16 4 जा 64। अब आप ऐड कर दीजिए, तो अगर ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो 64.0 और 32 और 2 34, 3 4 4 8 8 3 11 6 6 12 12 3 15 और 1 16, तो इतना U आया ऐड करने के बाद। अब यही चीज़ हमको राइट साइड आता है कि नहीं वो सेटिस्फाई करवाइए। जैसे जिंक, अभी आप देखें कि जिंक का होता है सर 63.3, सल्फर का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 32, एटॉमिक नंबर 16 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों 32। ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 16 होता है। चूँकि यहाँ 4 एटम है तो 16 × 4 करेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 63.3 + 32 64 प्लस का 2। आप देखेंगे जो डेटा इधर आया था दोस्तों वही डेटा इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास कितना आने वाला है 161.3 U। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर वाई वी नीड, है ना, वाई इट इज़ नेसेसिटी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे सर, इट इज़ नेसेसिटी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम बोलेंगे सर टोटल, है ना, मास टू द रिएक्टेंट साइड ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास टू द प्रोडक्ट साइड, है ना। आपको ये भी बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में जो होता है, ठीक है ना, एटम्स जो होता है वो चेंज नहीं करता है, वो बस अपने पार्टनर को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दोनों चीज़ आपको प्रूफ कर कर दिखा दिया। अब एक एक कर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट, है ना, केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उनको बैलेंस करना सीखेंगे, और तब तक बैलेंस करेंगे दोस्तों जब तक कि आप लोग को एग्जैक्टली मैं सिखा न दूँ, है ना। तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करके अच्छे से देखिए। जैसे जैसे मैं लिखवाते रह रहा हूँ दोस्तों ना, आप बस अपने एक फेयर कॉपी में आप ठीक हूबहू ऐसे ही लिखते रहिए, आपका एक बहुत शानदार प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसको आप कम समय में बहुत तेज़ी के साथ एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ कर सकेंगे, ठीक है ना। और जो लड़के सोचते हैं कि नहीं सर किताब में तो डेफिनेशन दिया हुआ रहता है, किताब में लिखा हुआ रहता है, तो भाई पढ़िए,
सब लड़कों का लड़कियों का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपके पास अपने ही हैंड रिटेन आपके नोट्स होंगे ना तो वो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। किताब का लैंग्वेज जो है उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, जैसे जैसे लिखवाते जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है ना। और फिर लिखने के बाद आप मेरी लेक्चर को सुने कि मैं अब इस टॉपिक को क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, है ना। आइए नोट में लिखिएगा कि इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होमो एटमिक गैसेज। अब ये जानिए कि होमो एटमिक किसको कहते हैं। तो सेम अगर एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करते हैं ना तो उनको होमो एटमिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन से ही कंबाइन कर रहा है, तो सेम हाइड्रोजन का ही एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहा है, इस वजह से इनको कहते हैं होमो एटमिक। तो H2 हो गया। ठीक इन अ सिमिलर मैनर ऑक्सीजन से अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको भी कहा जाएगा होमो एटमिक, इसलिए ऑक्सीजन को O2 भी लिखते हैं। और अगर 3 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है तो वो भी होमो एटमिक ही कहलाता है, जिसको लेकिन हम लोग O3, और O3 को आप याद रखिएगा दोस्तों, O3 को ही कहते हैं केमिस्ट्री में ओजोन, ठीक है ना। तो आप ओजोन जो पढ़ते हैं, ओजोन गैस, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है एसिड रेन हो रहा है ना, तो ओजोन को हम लोग ओजोन गैस को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से क्लोरीन देखें तो एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से कंबाइन कर रहा है, तो दोनों तो सेम ही एलिमेंट है। अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो इनको कहेंगे होमो एटमिक एलिमेंट। तो जितने भी होमो एटमिक गैसेज होते हैं ना, उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में मतलब H2 फार्मूला के रूप में H2O2 N2 Cl2 O3। समझ रहे हैं दोस्तों, ये एक अपने आप में ये एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो आप इन कम से कम ये 5 गैसेस को तो आप एकदम रट लीजिए कि हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को कभी O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे, ओजोन को हमेशा O3 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन को हमेशा Cl2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नाइट्रोजन को हमेशा N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ से बार बार आ रहा था यहाँ पे विथ एटोमिसिटी 2 और मोर। ये क्या है एटोमिसिटी? तो सबसे पहले आप एटोमिसिटी को डिफाइन कीजिए। तो ये दरअसल बताता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो इस देखिए इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना नंबर ऑफ एटम है? 2 है। तो इसलिए हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या कहलाएगा? इस मॉलिक्यूल में 2 कहलाएगा। ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल में देखिए तो ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। तो जितने भी किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो उनका कहलाता है दोस्तों एटोमिसिटी। ठीक इसी तरह से क्लोरीन गैस में देखिए तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे 2, तो एटोमिसिटी क्लोरीन का हो जाएगा 2, ठीक है। ओजोन में तो ओजोन में 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो इसकी एटोमिसिटी कहलाएगी 3। आप बात समझ रहे हैं ना। अगर इन अ सिमिलर मैनर मैं आपसे बोलूं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप ये बताइए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की एटमोसिटी क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन की एटमोसिटी जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स होगा ना, ठीक है ना, किसी भी एक मॉलिक्यूल में, वही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एटोमिसिटी किसको कहते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 3 को डिस्कस करते हैं। कहता है आयरन। तो आप आयरन का सिंबल हमसे पढ़ चुके हैं कि आयरन का Fe होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर भी आप पढ़ चुके हैं हमसे, नहीं 26 होता है, ठीक है ना। और ये रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट मतलब प्लस दीजिए, किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर, जो कि स्टीम फॉर्म में है। तो आप यहाँ H2O लिखिए और यहाँ पे आप स्टीम फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपको प्रोडक्ट क्या दे रहा है? फेरिक। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में है ना, उनकी वैलेंसी होती है। तो वैसे उन वैलेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। तो आयरन का
दो वैलेंसी होता है, नहीं, एक होता था +2 और एक होता था +3। तो अब हम कौन सा +2 बोलेंगे, कौन सा +3 बोलेंगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था इक होता है हायर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, अस जो होता है दोस्तों वो लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि इक लगा हुआ है, आईसी लगा हुआ है, तो आयरन का +3 वैलेंसी लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनाना है, तो फेरिक में आयरन छुपा हुआ है, तो आयरन का सिंबल O लिखिए, ऑक्साइड मतलब O। अब आप जान चुके हैं कि इक है तो हम सर +3 वैलेंसी लेंगे, आयरन का यहाँ +3 वैलेंसी होगा ना कि +2। जबकि ऑक्साइड का आप पढ़ चुके हैं कि सर ऑक्साइड जो होता है वो डाईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होता है, तो -2 होता है इनका ना वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, वो बनेगा Fe2O3, और यही दोस्तों फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री अगर बढ़िया से देख लिया है ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ गारंटी के साथ आपको कि पूरे केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वाकई में अगर आप मेरा एक एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं तो अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, तो Fe2O3 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, Fe2O3। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया Fe2O3 एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। और अभी आप हाइड्रोजन पढ़े तो हाइड्रोजन को H नहीं लिखिएगा। अब आप जान चुके हैं सर हाइड्रोजन जो होता है इसकी एटमोसिटी 2 होती है, होमो एटॉमिक गैस होने की वजह से, है ना, हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं, तो यही ना सीखना है। तो आइए एक तरफ रिएक्टेंट लिखेंगे और एक तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। ये काम आप लोग करेंगे रफ में, यहाँ पे बस आपको बैलेंसिंग में बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइटम्स आपको लगाना रहता है, मॉलिक्यूल्स ही लगाना रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं रिएक्टेंट में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे नंबर 1 में सर हमको आयरन दिखा, नंबर 2 में देखिए आप हाइड्रोजन दिखा, और नंबर 3 में सर क्या दिखा आपको, ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो सिमिलर वे में इधर भी आयरन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, और इधर भी ऑक्सीजन होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मेरा पहला सवाल, सर क्या रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो आपने बोला हाँ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी है ना, इन दोनों को अगर बैलेंस कर देते हैं तो उसके बाद तीसरा चौथा एलिमेंट को अपने आप बैलेंस करते चले जाएंगे। अब सीखिए ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं इस चीज़ सिखा रहा हूँ बैलेंसिंग ना, आप लेके चलिए कि 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई लड़का हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहेगा, तो पहले आप लिखिए तो आयरन का 1 एटम है ना, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इधर देखिए आयरन का 2 एटम है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का 3 एटम है, जबकि हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी 2 एटम। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो अब मेरा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन पे होना चाहिए। तो ऑक्सीजन इधर 1 है जबकि इधर ऑक्सीजन 3 है, तो अगर आपको ऑक्सीजन 3 चाहिए तो आपको यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तब देखिए 3 एटम हो गया इधर ऑक्सीजन का, इसको काट देंगे, और ये 3 एटम हो गया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर भी 3। लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो हाइड्रोजन का एटम देखिए गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे 2 × 3 करेंगे, क्योंकि नीचे वाला हमेशा आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम ना होके कितना हो गया दोस्तों, 6 एटम हो गया। तो अगर इधर 6 हो गया तो अब हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करेंगे, तो इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है। तो भाई आप बताइए कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो अब इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब इधर आयरन का 2 एटम है, इधर आयरन का 1 एटम है, तो हमको 2 एटम चाहिए।
तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 2 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए आपका, ठीक है, आयरन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि 1 को, है ना, मैक्सिमम कन्वर्ट करना। जैसे इधर अगर 2 एटम था तो आप 1 को 2 बनाइए ना कि, है ना, 2 को 1 बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना। और अभी हम लोग सारा का सारा कंसंट्रेशन आज की क्लास में पूरा का पूरा जोड़ लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग सिखाने के लिए। तो अगर जिन लड़कों को ये बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, है ना, पीछे कर फिर से जो मैंने बात बोला आपको ना, उसको सुनिए फिर से, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। जब तक आपको नहीं समझ में आया ना, वीडियो को रिवाइंड कर आप बार बार सुनते रहें, ठीक है ना। अब आप देखिए कि सर ये बैलेंस्ड हो गया। अगर ये बैलेंस्ड हो गया तो मैं इसको अब डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब आप देखिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर नाउ इट इज़ बिकम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुका है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आइए, आयरन का जो एक एटम का एटॉमिक मास होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा वो 55.8 होता है। तो इसको अगर हम ओवरऑल अगर हम लोग होल नंबर में लेना चाहें, राउंड ऑफ करें, तो लगभग 56 हो जाएगा। तो 55 की जगह हम लोग 56 ले लेते हैं। लेकिन ये एक एटम का है, लेकिन यहाँ पे कितना एटम है, 2, तो इसलिए 2 से गुना कर दीजिए। हाइड्रोजन का ध्यान देते ना कि हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे 6 एटम है, 3 2 जा 6, तो 6 × 1 करेंगे दोस्तों, ठीक। ऑक्सीजन का देखिए, एक एटम का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो आप यहाँ 16 लिखें। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6 दूनी 12, 5 10 और 1 11 प्लस 6 और 16 3 48, ठीक है। अब आप इधर जोड़ दीजिए, तो 112 प्लस 6 और 48 को जोड़िए तो कितना आता है, तो 8 2 10 और 6 16, हाथ में 1 4 1 5 और 1 6 और ये 1, तो 166 U आया दोस्तों। अब ये जो एटॉमिक मास आया ये आपका रिएक्टेंट साइड आया। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा तो उधर भी प्रोडक्ट में 166 U आना चाहिए। चेक कीजिए, आयरन का आप जाने एटॉमिक मास 56 होता है एक एटम का, लेकिन यहाँ 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास 16, लेकिन यहाँ 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास 1, लेकिन यहाँ 3 2 जा 6 एटम है, हमेशा ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12, 5 10 1 11, 112, 16 3 48 और प्लस 6, तो यही डाटा इधर भी था, यही डाटा इधर भी था। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं सारे रिएक्शन में आपको लगभग 4 रिएक्शन अभी तक लिखा हूँ, ठीक है ना, और चारों रिएक्शन में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवा दिए, ठीक है ना। समझ में आया। तो स्टार्टिंग में जब हम आपको बताए थे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को सर हम लोग बैलेंस्ड क्यों करते हैं, तो वहाँ पे बस मैंने ये लिखवाया था, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ पे मैंने समझाया नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ये चीज़ कहाँ पे समझाना है और किस दरमियान समझाना है। जब सही जगह आया मैं आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हर चीज़ मुझे मालूम है कि कौन सा टॉपिक आपको कब और कहाँ समझाना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए वहाँ पे ना समझा के आपको यहाँ पे, है ना, बहुत डीपली आपको समझा चुका हूँ कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, बोर्ड पे देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे हूबहू इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एकदम सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो मैं अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, है ना, उसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि इससे ऊपर ना जाएगा ना इससे नीचे आएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, यही डेटा के साथ आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिए हुए, है ना, केमिकल इक्वेशन का, है ना,
आपको ये आप देख रहे हैं कि ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, इस वर्ड इक्वेशन को पहले आपको, है ना, फार्मूला और सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही तो बैलेंस करेंगे ना आप। तो पहले आप देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, पहला हाइड्रोजन। अभी आप पढ़े थे कि सर हाइड्रोजन जो होता है वो होमो एटमिक गैस होता है, इस वजह से हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, जबकि क्लोरीन भी जो होता है सर वो होमो एटमिक होता है, इसीलिए Cl2 लिखते हैं। आज के बाद से कोई लड़का बोलेगा या लड़की बोलेगी कि सर क्लोरीन मतलब Cl, नहीं, क्लोरीन मतलब Cl2। ऑक्सीजन मतलब O बोलेंगे, नहीं, O2 बोलेंगे। सब पढ़ा चुके हैं, आपको नोट में भी लिखवाया था ना। अब देखिए इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, Cl2। अब ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला आ गया, केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के लिए तो H सिंबल यूज़ करते हैं और क्लोराइड को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन जो होता है +1 वैलेंसी होता है, जबकि क्लोराइड जो होता है वो -1। रेडिकल्स, जिन बच्चों ने रेडिकल्स नहीं पढ़ा है वो जाके पहले रेडिकल्स को रिवाइंड करें, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से याद करें। वहाँ आपको लिखाया गया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल होता है, जबकि क्लोराइड जो होता है वो मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होता है। +1 -1 कैंसिल हो गया दोस्तों, और आपका जो आंसर आया वो हो गया HCl, ठीक है। तो आप बताइए, कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं रहता था तो वो रटा करते थे, अब रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन अभी तो बैलेंस करना बाकी है। तो एक तरफ आप लिखेंगे रिएक्टेंट, एक तरफ आप लिखेंगे प्रोडक्ट। तो इधर देखिए H है और क्लोरीन है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो इधर भी H होगा और क्लोरीन होगा। सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से कोई दिखे तो पहले आप उसको बैलेंस कीजिए। तो यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन का इधर कितना है, 2 एटम है, क्लोरीन का इधर 2 एटम, इधर हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है। मैंने बोला पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, तो 2 को 1 नहीं बनाएंगे, 1 को 2 बनाएंगे। अगर 1 को 2 बनाना है तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पूंछ पे नहीं देंगे दोस्तों। कभी भी बैलेंसिंग करते तो नीचे में ऐड नहीं करते हैं कोई भी नंबर, हमेशा आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 कट के 2 हो गया, तो आप बोलें सर हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन जब हाइड्रोजन को हम बैलेंस किए तो देखिए ये इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब क्लोरीन अब कितना हो गया, क्लोरीन का एटम भी 2 हो गया, तो इधर क्लोरीन 2 एटम था ना दोस्तों, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग करने के लिए बस आपको यहाँ पे HCl के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये था आपका सॉल्यूशन पहला। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके जितना बार मन करे दोस्तों उतना बार देख लीजिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो एक कंपाउंड है, तो अब आइए फिर से देखिए बेसिक का कितना इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नीशियम मतलब Mg और ऑक्साइड मतलब O। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन किए तो पता चला सर मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होगी, और ऑक्साइड जो होता है दोस्तों डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होने की वजह से -2 हुआ, कट गया और प्रोडक्ट बन गया MgO। तो आप लिखें मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, ठीक है। अगर जिनका, फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप मेरी बात एकदम मानिए, ठीक है ना, कि आप पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो है केमिस्ट्री का 8 का 8 लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से आप याद कर जाइए। देख रहे हैं ना, कोई भी रिएक्शन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, कोई भी कंपाउंड आ रहा है तुरंत 2 सेकेंड में आप बना सकते हैं कंपाउंड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मतलब C हो गया। अब यहाँ बना रहा है दोस्तों मैग्नीशियम, तो आप मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका रिएक्शन को, वर्ड इक्वेशन को आप फार्मूला और सिंबल इक्वेशन में लिख दिए। अब आप देखिए एक तरफ रिएक्टेंट खींचिए और एक तरफ आप प्रोडक्ट खींचिए। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इधर भी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और कार्बन। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से क्या है इस बार, तो ऑक्सीजन। तो पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो पहले लिखिए
मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, तो कार्बन का भी एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का, तो ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है। तो इसमें तो कोई भार नहीं पड़ा हमको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 या 3 कीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नहीं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को याद रखिएगा, पेंटा माने 5 होता है, ठीक है ना। तो जिसमें है ना लगा हुआ क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, नहीं तो ये हो जाएगा P2Cl5, याद रखेंगे, पेंटा मतलब 5, तो क्लोराइड में लगा है, इसका मतलब Cl में 5 एटम होगा और फास्फोरस माने P2, तो याद रखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम लोग P2Cl5 से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर को तो आपको मालूम होगा H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिएक्शन लिखिए, फॉस्फोरिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों H3PO4 से रिप्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे है दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि HCl से लिखेंगे, ठीक है। तो जिनको अगर नहीं दिख रहा होगा इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा इधर कर, ठीक है दोस्तों। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया PCl5 प्लस वाटर, तो वाटर के लिए H2O लिखा आपने, प्रोडक्ट बना रहा है फास्फोरिक एसिड तो H3PO4 और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अब इसको बैलेंस करना है दोस्तों, तो बैलेंस करने के लिए एक तरफ आप लोग लिखें रिएक्टेंट, है ना, एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट, और ये सारा काम रफ वर्क में होगा दोस्तों। यहाँ पे बस आपको बैलेंस करके जहाँ लगाना रहेगा मॉलिक्यूल वहाँ लगा देंगे। देखिए क्या क्या है, फास्फोरस है, फिर क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है और तब ऑक्सीजन है। तो इधर भी फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो आप या तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए या तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। पहले रिएक्टेंट साइड जो भी एटम है वो लिखिए, फास्फोरस का 1 एटम, क्लोरीन का 5 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। इधर देखिए तो फास्फोरस का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, हाइड्रोजन यहाँ 3 एटम है और 1 एटम यहाँ पे है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना एटम हुआ, तो आप बोलेंगे 4। बस इधर मत देखिएगा, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, तो यहाँ 3 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम हाइड्रोजन का यहाँ पे, तो टोटल 4 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम, ठीक है दोस्तों, लिख दिए। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है दोस्तों। आइए सबसे पहले हम अगर बैलेंस करना चाहें तो हम पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। अब 4 तो यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आपने 4 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का तो 4 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 4 2 जा, तो अब हाइड्रोजन का 2 एटम ना रह के रिएक्टेंट साइड 8 एटम हो गया। तो अब इधर फिर समस्या खड़ा हो रहा है कि इधर तो हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, है ना, 4 है ना, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का यहाँ पे है ना 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 तो हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे 5 क्लोरीन लाना संभव नहीं है। अब 5 लाने के लिए यहाँ पे देखिए कि Cl इस साइड अब 5 है और Cl इस साइड 1 ही है, तो अगर हमको Cl 5 चाहिए तो इस 1 में क्या गुना करना होगा, 5 गुना करना होगा। तो आप यहाँ पे 5 गुना करके लिखिए 5HCl। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि क्लोरीन का कितना एटम हो गया, 5 एटम हो गया, तो क्लोरीन भी बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए इधर 5 है और इधर 3 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस और फास्फोरस तो ऑलरेडी 1 था ही, तो आपका फास्फोरस भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा है ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको वैसे वैसे आप इस बैलेंसिंग में मास्टरी गेन कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप देख लिए तो आपको जीवन काल में याद हो गया, ठीक है ना। लेकिन जनरली कितना लड़का हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाता
तो कोई बात नहीं, किसी को भी करते, अगर आप हाइड्रोजन को लेके चलते हैं ना तो भी आपका बनता। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ एक एटम है, यहाँ 4 एटम है, तो पहले हम एक को 4 बनाए। 4 बनाने के लिए यहाँ पे हमको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 ऑक्सीजन एटम होगा। तो 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ समस्या क्या था कि इधर हाइड्रोजन का 2 एटम था तो इधर 4 था। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं? ऑलरेडी यहाँ पे 4 आपको ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे। इसलिए अब इसको ना देख के हम पहले क्लोरीन को देखें कि क्लोरीन इधर 5 है, इधर क्लोरीन 1 ही था, तो हम भाई 1 को 5 बनाने के लिए यहाँ पे क्लोरीन को कितना से गुना करना पड़ता? 5 से। तो हमने यहाँ 5 से जैसे ही गुना किया तो 5 हाइड्रोजन और 5 क्लोरीन हो गया, जो कि इस साइड 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 3। अब आइए दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन 4 को देखते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो आपको मालूम होगा SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन मतलब अभी पढ़े थे होमो एटॉमिक है, O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएगा माने SO3 बनाएगा। अब आप एक तरफ लिखिए रिएक्टेंट और एक तरफ आप लोग लिखें प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट देखिए, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, बस 2 ही एटम है, सल्फ़र और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन का इधर 2 एटम, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल हो गया ऑक्सीजन का 4 एटम, जबकि सल्फ़र इधर 1 एटम है, इधर सल्फ़र 1 एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। अब देखिए एक ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है ना, जो इन दोनों को सेम करे। तो जब सब कुछ भी नहीं समझ में आया सर तो क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे 4 है इस साइड 3 है, तो 3 को 4 भी नहीं कर सकते और 4 को 3 भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इन लोग का क्या आएगा दोस्तों? 12 आएगा ना। तो 12 लाने के लिए इस 4 को कितना से गुना करना होगा? 3 से। कितना से? 3 से, ठीक है। और इस 3 से 12 कैसे आएगा? तो जब आप इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे, तो 3 4 जा 12, इधर भी 4 3 जा 12। अब ये बात आई, तो जाहिर सी बात है कि आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा? 4, तभी तो आपका 4 3 कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। अब आप देखिए, जैसे ही आप इधर अगर बैलेंस किए तो ऑक्सीजन अब 3 ना होकर कितना हो गया? 12 एटम हो गया। और सल्फ़र 1 ना होकर कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। तो इधर भी हमको अब 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब सल्फ़र कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप देखिए ध्यान से कि इधर तो सर 4 2 जा 8, तो अब इधर देखें आप, तो अभी फ़िलहाल, ठीक है ना, इधर अब 8 एटम है। देखिए 4 2 जा 8, अब +2 कितना हो गया दोस्तों? 10 हुआ। लेकिन हमको तो 12 करना था, तो हम यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आप ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेश से एक बार इसको मिटा दें, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, सल्फ़र और ऑक्सीजन, इधर सल्फ़र 4, ऑक्सीजन हो गया 4 2 जा 8, और इधर कितना? 2 2 जा 4, तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। इधर देखिए तो सल्फ़र कितना है? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 3 जा 12। तो ये आपका देखिए कम्प्लीटली क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने सॉल्यूशन 4 को आपके सामने दिखाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, है ना, तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन 5 देखते हैं दोस्तों। सोडियम है, तो सोडियम को तो Na से रिप्रेजेंट होता है, नाट्रियम इसका लैटिन नेम होता है ना, कि S से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर बेसिक नहीं देखे तो बेसिक देख लीजिए। वाटर मतलब H2O, और प्रोडक्ट बना रहा है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपाउंड बनाने के लिए हमको सोडियम का सिंबल मालूम है Na, और हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका रेडिकल हमको मालूम है OH- से रिप्रेजेंट होता है। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी +1 हुआ क्योंकि ये मेटल है। और हाइड्रोक्साइड एक मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है, ये कट जाना है, और प्रोडक्ट बन गया दोस्तों NaOH। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए NaOH। और हाइड्रोजन अभी पढ़े थे कि होमो एटॉमिक है, इसलिए H2 से रिप्रेजेंट होता है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया और सिंबल लिख दिया। इसके बाद अब आपको बैलेंस करना है, तो एक तरफ लिखेंगे रिएक्टेंट और एक तरफ लिखेंगे आप लोग प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट में देखिए सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम का एक एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, सोडियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और 1 यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 3। अब आप देख रहे हैं सर कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, लेकिन आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो जब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है तो हम लोग हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे। तो अब हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है, 2 को 3 भी नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 6 आएगा ना। ठीक है, अब 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इधर 2 से गुना करना होगा और इसको कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो अब आप आइए देखिएगा ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि सर हाइड्रोजन को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करना होगा, तो आप यहाँ 3 किए, तो देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया ना। तो ये कट गया, लेकिन हम हाइड्रोजन कितना हो गया 6। और इधर देखिए हाइड्रोजन में 3 एटम था, तो 3 में क्या गुना करेंगे 6 आएगा, तो आप बोलेंगे 2 गुना कर दीजिए सर। तो 2 गुना करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लगा दीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ लगाते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते थे, क्योंकि 2 जो है इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2H ही मिलेगा, तो ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी फ़िलहाल इधर अगर देखिए, तो अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 ही होता है, नहीं तो काम तो आपका बना नहीं। इधर तो अभी 5 ही एटम हो रहा है सर हाइड्रोजन का, जबकि इधर कितना है 6 एटम है, नहीं तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से समझिए कि सोडियम इधर 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन देखिए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अब कितना हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीजन 1 नहीं रहा, अब 3 ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया 3। ठीक है, तो इधर भी अब 3 लाना होगा। अब 3 ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है 3 ऑक्सीजन हो गया ना, हाँ 3। तो आप अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब ऑक्सीजन 1 ना हो के अब 3 हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा हाइड्रोजन अब कितना हो गया, तो 3 और 4 6। तो अब हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस इधर भी, हाइड्रोजन बैलेंस इधर भी हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस 3, ऑक्सीजन भी 3। ठीक है ना, लेकिन इधर देखिएगा कि सोडियम आपका कितना हो गया था 3, तो इधर भी सोडियम 3 लाने के लिए यहाँ पे 3 क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग देखें कि अगर एक को बैलेंस कर रहे हैं तो अगला का नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, फिर जब उसको बैलेंस करते हैं तो फिर से वापस पहला वाला गड़बड़ा जाता है। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशन रहे कि 2 को 3 नहीं, डायरेक्ट 2 को 3 बना सकते हैं क्या मल्टीप्लाई करके, तो नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो सीधे इन दोनों का एलसीएम ले लिए, तो हमको पता चला 6 आया। अब 2 में क्या गुना करें तो 6 आएगा, तो आप बोलेंगे 3, तो हाइड्रोजन जहाँ 2 था ना वहाँ 3 गुना कर दिए। गुना करने पे देखिए तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना, लेकिन जब इधर हाइड्रोजन देखे थे तो इधर तो 3 था ना, 3 हाइड्रोजन था, देखिए 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे। तो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, 2 से गुना करेंगे, नहीं तो जैसे ही अगर हम 2 से गुना करें तो यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 ही हाइड्रोजन हुआ। अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर जब इधर देखिएगा ध्यान से कि जब हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 बैलेंस किया, यहाँ भी 3 आ गया, ठीक है ना। अगर हम 3 यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमको हाइड्रोजन 6 चाहिए था ना, तो 6 लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, 3 × H 3 और 2 दूनी 4। नहीं तो ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। नहीं, ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एक बार आप इसको फिर से रिकैप कीजिए, आइए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये यहाँ नहीं था और यहाँ भी नहीं था और यहाँ भी नहीं था और यहाँ, एक बार क्वेश्चन मिला दीजिए, ठीक है। Na, H2O, NaOH और H2। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से सीखिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर सोडियम एक एटम था, हाइड्रोजन का 2 एटम था, ऑक्सीजन का 1 एटम था। इधर सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना था? ऑक्सीजन पहले बैलेंस है तो आप फोकस करेंगे किस पे? इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो अब देखिए कि अब हम कैसे करें सर कि मेरा काम भी बन जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर आप 2 करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो अगर आप यहाँ 2 करते हैं तो हाइड्रोजन 2 ना होके कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया, ठीक है ना। और इधर हाइड्रोजन 3 है जो कि मुझे गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो हाइड्रोजन तो इधर 2 है, अगर यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन देखिए अब गड़बड़ाया, ऑक्सीजन यहाँ से 2 एटम हो गया ऑक्सीजन का, अब तो इधर ऑक्सीजन का भी देखिए तो 2 एटम है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और सोडियम इधर 2 एटम हो गया सोडियम का, तो इधर भी 2 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो ये एक सिंपल सा, ठीक है ना, मेथड था दोस्तों, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे 2 लगा के देखें तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन आता है? 4। यहाँ पे हम देखें कि 2 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ पे, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ाया, अब इधर ऑक्सीजन हो गया कितना? 2 एटम, तो इधर ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 एटम, तो ऑक्सीजन बैलेंस। फिर यहाँ देखिए कि जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो तीनों में ना मल्टीप्लाई हुआ, तो सोडियम भी 2 एटम हो गया, तो इधर भी सोडियम में 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कहानी में हम लोग, ठीक है ना, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाई अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो देखेंगे, और टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव ये सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। और फिर तीसरे क्लास में जो है हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। तो एक एक कर आपको, ठीक है ना, सारे केमिकल रिएक्शन को बहुत डीप में आपको ले जाऊंगा, और बस आप बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और अगर मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि अगर वीडियोज़ अच्छा लगे ना तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्किल को बताइए कि इस चैनल पे बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाई हो रहा है, वो हमसे जुड़ जाए, ठीक है ना। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।